स्टार्ट करते हैं 7th इंग्लिश चैप्टर 1 3 क्वेश्चन से। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। यानी कि एक राजा के दिमाग में एक दिन एक चीज़ आई, एक थॉट आया, एक विचार आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे वो 3 चीज़ें पता हों, उसे वो 3 चीज़ों के आंसर पता हों। और वो जो 3 चीज़ें थी वो थी व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कि क्या वो सही टाइम होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का। अगर मुझे कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो कौन सा सही टाइम है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किस तरह के लोगों की सुननी चाहिए। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसको करनी चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो जो राजा था उसने क्या किया, अपने पूरे किंगडम में लोगों को भेजा, मैसेंजर्स को भेजा मैसेज लेके कि जो भी इन तीनों चीज़ों का आंसर उसको देगा और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट में पैसा मिलेगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए बट सबने अलग अलग तरह से आंसर दिया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. यानी पहला क्वेश्चन क्या था, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है। तो उसके बेसिस में जो कुछ लोगों ने बोला वो ये कि उसको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी तरह से वो कोई भी चीज़ प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने ये तक बोला कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी चीज़ का टाइम पहले से डिसाइड कर लें। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जो भी चीज़ें हो रही थी तो उन्होंने मतलब ये बोला कि किंग को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या चल रहा है, फालतू की चीज़ों से दिमाग हटा के जो भी चीज़ उस टाइम पे नेसेसरी हो वो उसको करनी चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किंग को एक वाइज मैन के काउंसिल की, मतलब जो होता है ना जो उसको एडवाइस दे, ऐसे एक काउंसिल की ज़रूरत है जो उसको बताए कि सही टाइम क्या है कोई भी चीज़ करने का। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ऐसा क्यों है कि काउंसिल की ज़रूरत है, क्योंकि किंग खुद से कोई एक जना सिर्फ डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई भी चीज़ सही टाइम पे कैसे होती है और लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ लोगों ने बोला कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, यानी इन चीज़ों के लिए काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। और अगर हमें डिसाइड करना है कि किसी भी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या है तो हमें फ्यूचर में देखने की ज़रूरत है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और सिर्फ मैजिशियंस जो होते हैं वो ये कर सकते हैं फ्यूचर में देख के। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो कुछ लोगों ने बोला कि जो मैजिशियंस हर चीज़ देख सकते हैं फ्यूचर में किस चीज़ को करने का सही टाइम क्या है, तो किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने बोला कि दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट। यानी कि कुछ लोगों ने आंसर दिया। देखो अगर हम पिछले क्वेश्चन पे जाएं, जो सेकंड क्वेश्चन था वो यही था व्हाट पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसको किस तरह की लोगों को सुनना चाहिए। तो कुछ लोगों ने इस बात की आंसर दी कि हमेशा अपने काउंसलर्स जो होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कुछ लोगों ने प्रीस्ट बोला, अ फ्यू अदर चूज़ द डॉक्टर्स, कुछ ने बोला कि डॉक्टर्स की सुननी चाहिए। एंड कुछ लोगों ने बोला कि सोल्जर्स बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। कुछ लोगों ने जो थर्ड क्वेश्चन था उस पर हम वापस जाएं, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब किंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर साइंस दिया, कुछ लोगों ने बोला फाइटिंग, कुछ लोगों ने बोला रिलीजियस वर्शिप, भगवान की पूजा करना ज़रूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अलग था,
किंग को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मतलब वो ऐसे सेटिस्फाइड नहीं था आंसर के साथ, तो उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट who was widely known for his wisdom. अब यहाँ पे hermit का मतलब लिखा है a person who lives alone and leads a simple life. hermit वो होता है एक person जो अकेला रहता हो और एक simple life जीता हो. तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक hermit का एडवाइस लेगा, मतलब hermit से एडवाइस सुनेगा जिसके बारे में ये फेमस था कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, विजडम है, मतलब वाइज है. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, यानी कि हर्मिट एक वुड, एक फॉरेस्ट के अंदर रहता था जो उसने कभी नहीं छोड़ा था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. और उस हर्मिट ने कभी किसी को देखा ही नहीं था, सिर्फ सिंपल लोगों को देखा था, ना हर्मिट को राजा वाजा से मतलब था. तो इसलिए किंग ने क्या किया, बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. यानी कि हर्मिट के घर पहुंचने से पहले जो हट था, मतलब जो उसकी छोटी सी, कहते हैं ना, छोटी सी हट जहाँ पे वो रहता था, जिस भी चीज़ से बनी हुई थी, तो वहाँ पहुँचने से पहले राजा ने उसका घोड़ा छोड़ दिया और वो अकेले ही चला गया, ठीक है, अपने बॉडीगार्ड और हॉर्स को छोड़ के, क्योंकि हर्मिट के सामने वो राजा की तरह नहीं जाना चाहता था. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हर्ट्स ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. तो जब राजा वहाँ गया उसने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा है, ग्राउंड को खोद रहा है, ठीक है, अपने हट के सामने जो ज़मीन है उसको खोद रहा है. उसने किंग को ग्रीट किया, मतलब उससे मिला, और उसने फिर वो खोदता रहा. ही कंटिन्यूड डिगिंग, मतलब वो खोदता रहा. जो हर्मिट था वो काफ़ी बूढ़ा था, काफ़ी वीक था, ठीक है. एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैविली, क्योंकि वो साइड बाय साइड ऐसे डिगिंग कर रहा था, खोद रहा था, तो वो काफ़ी थक भी चुका था और बहुत तेज तेज सांसें ले रहा था. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. फिर वो सेम चीज़ राजा रिपीट करता है. ये 3 क्वेश्चन जो हमने चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि हर्मिट मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मुझे इन तीनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. हर्मिट ने राजा की सुनी पर उसने कुछ बोला नहीं, वो खोदता रहा. ही वेंट ऑन डिगिंग, गड्ढा करता रहा. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो राजा बोलता है कि तुम थके हुए लग रहे हो, मुझे ये जो हाथ में है ना खोदने के लिए, इसको स्पेड बोला है, ये मुझे लेने दो और मुझे ये काम करने दो. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो हर्मिट ने राजा को थैंक्स बोला कि ठीक है, थैंक यू. उसके बाद वो ग्राउंड पे वहीं पे बैठ गया, ठीक है. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब तक किंग मतलब अच्छे से पैचेस बना चुका था, डग यहाँ पे बेड की फुल फॉर्म भी लिखिए, नॉट द स्लीपिंग बेड बट ग्राउंड के अंदर पैचेस बनाना. जब तक किंग वो 2 मतलब बना चुका था तो वो रुका, उसने दोबारा अपने क्वेश्चंस रिपीट किए. द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अब दोबारा किंग ने वो क्वेश्चन पूछे 3 के 3 कि मुझे आंसर चाहिए. हर्मिट ने दोबारा कोई आंसर नहीं दिया, बट उसने क्या बोला कि अब एक काम करो, मुझे ये दो, अब मैं करूँगा, अब तुम बैठो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. बट किंग ने क्या किया, वो उसकी सुन ही नहीं रहा था, वो खोदता रहा. ही कंटिन्यू टू डिग मतलब वो खोदता रहा. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब शाम हो चुकी थी, बिल्कुल अंधेरा होने वाला था. And at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. तो राजा बोलता है हर्मिट को कि मैं तुम्हारे पास अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आया हूँ, अगर तुम कोई आंसर नहीं दे सकते हो मुझे डायरेक्टली बता दो, मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा. Here comes someone running, said the hermit. यहाँ कोई भागता हुआ आया, ऐसे हर्मिट ने बोला, ठीक है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. तो किंग पीछे मुड़ के देखता है कि किसको बोल रहा है हर्मिट. तो उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा सा बूढ़ा तो नहीं, बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाड़ी वाला आदमी भागता हुआ आ रहा है. His hand were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसके पेट में से खून निकल के आ रहा था, ठीक है, और उसने अपना हाथ वहीं रखा हुआ था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही
वो किंग के पास मतलब पहुंचा, वो जो बियर्डेड मैन भागता हुआ आ रहा था वो एकदम से बेहोश होके गिर गया, ठीक है। फेंटेड मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस, एकदम से होश खो देना, वो बेहोश होके गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वूंड इन हिज स्टमक। तो किंग और उसके, जस्ट अ मिनट, हाँ हर्मिट, सॉरी, किंग और हर्मिट ने देखा कि जो मैन है वो एकदम भागता हुआ आया, तो उन्होंने उसके कपड़े मतलब हटाए और देखा कि उसके पेट पे चोट लगी हुई है, एक बहुत ही बड़ा सा वूंड है, चोट है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. तो राजा क्या कर रहा था, उसको धोता है, उसके वो हैंकरचीफ से कवर करता है, तब भी खून आना बंद नहीं होता, तो वो दोबारा से उसको रीड्रेस करता है जब तक कि ब्लीडिंग बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, रुक नहीं जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो आदमी था वो अच्छा फील करता है और वो कहता है कि मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो राजा क्या करता है, उसके लिए फ्रेश वाटर लाता है और उसको देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस टाइम तक बिल्कुल सन पूरा मतलब जा चुका था, एकदम अंधेरा हो चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब किंग ने क्या किया, हर्मिट की मदद से जो पर्सन था, बियर्डेड पर्सन जिसको चोट लगी थी, उसको हट में लेके गया और उसको बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। जो मैन था उसने अपनी आंखें बंद करी और वो चुपचाप लेटा रहा। द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वो पर्सन वो तो सो ही गया था और जो राजा था वो भी थक गया था, क्योंकि वो डिगिंग करके चुका था, वॉक करके चुका था, सारी मेहनत करके चुका था, तो वो भी सो गया। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Now जब वो उठा तो उसने देखा कि अरे एकदम से ऐसा तो ना कि मैं कहाँ हूँ और ये कौन है मेरे साथ में। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो वो एकदम से जो bearded man था जिसको चोट लगी थी वो बोलता है सॉरी, मतलब forgive me, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर राजा बोलता है आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करना चाहिए। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके समझाती हूँ। तो वो ओल्ड बियर्डेड मैन क्या बोलता है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा एक एनिमी हूँ जिसने सोचा था कि मैं जिससे तुमसे बदला लेगा, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज किया था, मतलब ले लिया था, छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन। मुझे पता है कि तुम हर्मिट को मिलने अकेले गए हो, तो मैंने उसी टाइम पे अपना माइंड बना लिया था कि मैं तुम्हें मारूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। तो मैंने, जब मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आए, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जहाँ पे मैं छुपा हुआ था वो जगह छोड़ के मैं आया और तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे देखा और उसने मुझे मार दिया। मैं उससे तो बच गया, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड्स। पर मैं मर चुका होता अगर तुमने मेरे जो वूंड्स, जो मुझे चोट लगी थी, उसको ठीक नहीं किया होता, उसके ऊपर कवरिंग नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हें मारना चाहता था पर तुमने तो मेरी लाइफ बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। नाउ अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं तुम्हारे सबसे फेथफुल सर्वेंट, जो कभी धोखा नहीं दे, बहुत ही लॉयल, ऐसे सर्वेंट की तरह बिहेव करूँगा और मैं अपने बच्चों को भी यही ऑर्डर दूंगा कि वो भी सेम करें। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो राजा बहुत खुश हुआ कि उसने अपने ही जो उसको मारने के लिए आया था, जो एनिमी था, उसको इतने easily जीता, मतलब उसका दिल जीता, प्लस उसको एक फ्रेंड भी बना लिया। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. उसने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया, उसने उस ओल्ड मैन को बोला कि मैं अपने सर्वेंट भेजूंगा, अपना डॉक्टर भेजूंगा जो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और उसने क्या बोला, ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तुम्हें वापस कर दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट। तो अब वो किंग क्या करा, उसने
छोड़ दिया उस आदमी को और वो बाहर गया और हर्मिट को देखने लग गया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, क्योंकि वापस उसके जाने का टाइम आ गया था, तो उसने सोचा कि जाने से पहले मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो हर्मिट क्या करता है, वो ना अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और जो उसने गड्ढे खोदे थे ना राजा ने, उसमें वो अपने बीजों को बो रहा था। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस। तो किंग जाता है हर्मिट के पास, बोलता है कि मैं लास्ट टाइम तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो कि क्या आंसर है मेरे क्वेश्चंस का। आई एम बेगिंग यू, मतलब मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे बता दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, हर्मिट क्या बोलता है कि तुम्हें ऑलरेडी आंसर मिल चुके हैं। स्टिल बैंडिंग डाउन, मतलब वो अभी तक वही सब कर रहा था। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, वो बैठे बैठे बताता है कि तुम्हें आंसर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड। राजा पूछता है मुझे आंसर कैसे मिल गए। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम्हें दिखता नहीं है। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं ये डिग कर रहा हूँ, खोद रहा हूँ, और मेरी कमज़ोरी देख के तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगता और तुम मेरी हेल्प नहीं करते, तो तुम कल ही चले गए होते। तो वो जो पर्सन है, जो मैन तुम्हें मारने के लिए आया था, वो तुम पे अटैक कर चुका होता, और एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद यू। और तुम ये शायद, मतलब जब वो तुम्हें मारता तो तुम शायद ये उम्मीद करते या तुम ऐसे दुआ करते कि काश मैं वहाँ रुक गया होता तो मैं बच जाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो था वो ये था जब तुम बेड यानी वो गड्ढे बना रहे थे मिट्टी में, और उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मैं था तुम्हारे लिए, एंड मेरा अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे। आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ भागता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, यानी उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम उसका ध्यान रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि अगर तुमने उसके वुंड्स को ठीक नहीं किया होता तो वो तुम्हारे से मतलब अच्छे से सब कुछ सॉल्व करे बिना ही मर गया होता। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन तुम्हारे लिए वो था, और जो भी तुमने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, यानी कि जो टाइम या जो चीज़ या जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो अभी है, नाउ है, ना फ्यूचर ना पास्ट। अभी जो हम करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम क्यों है, क्योंकि वही एक टाइम है जब हमारे पास कोई पावर होती है कि हम एक्ट कर सकते हैं। उससे पहले ना पास्ट की चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर की चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, बट वॉट वी कैन डू, वी कैन एक्ट एंड वी कैन चेंज द टाइम या वट वी कैन चेंज द डिसीजन अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी चीज़ प्रेजेंट में हो रही है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे नेसेसरी पर्सन उस टाइम पे कौन है, जिसके साथ आप हो। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा और क्या पता हम किसी को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम उस पर्सन का अच्छा करें, बिकॉज हमें इस दुनिया में भेजा गया है उसी पर्पस के लिए कि हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी से एक चीज़ जो हमें सीखने को मिली, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ द प्रेजेंट। ठीक है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते, पास्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकते, बट हम प्रेजेंट के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे इसका आंसर मिल गया था राजा को, वहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर 1 था 7th इंग्लिश का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नीचे बेल बटन दबाइए ताकि आपको मेरी नई वीडियो आने पे पता चले। उसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट या होम पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लास के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेंगी, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, आपको वहाँ सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ और चैप्टर देखना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कीजिए, वरना डायरेक्टली प्लेलिस्ट में 7th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। थैंक यू सो मच।